हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एस्टेट का पॉलिटिकल साइंस का मास्टर वीडियो लेके आई हूँ और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैंने अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाके देख लें फ्रेंड्स, क्योंकि पार्ट 1 और 2 देखिएगा उसके बाद का चैप्टर है। मतलब बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का जितना भी चैप्टर है, टोटल 9 चैप्टर है बिहार बोर्ड में। तो मैंने सारे चैप्टर को एक साथ करवाया है। तो फर्स्ट में 3, सेकंड में 3 और ये थर्ड वाले में 3 मैंने करवाया है। आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख ले फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड्स। चाहे एक ही सब्सक्राइब करें, बट सब्सक्राइब चाहे एक ही आप शेयर करें तो लेकिन करें फ्रेंड्स। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको उसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए, इस वीडियो के नीचे होगा फ्रेंड्स। उसको आप क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और मैं स्टेट से रिलेटेड भी जो फैक्ट्स होते हैं वो मैं उस पर भेज देती हूँ, तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटिकल साइंस का मास्टर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो मास्टर वीडियो है। ये पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 और 2 करवा दिया है। ये क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का मास्टर वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए है राजनीतिक दल, तवाब समूह, प्रेस या इनमें से सभी। तो देखिए इनका हो जाएगा राजनीतिक दल। लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा किसे दी जाती है, राजनीतिक दल को दी जाती है। लोकतंत्र को दलीय शासन क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। को दल ही निर्वाचन में भाग लेते हैं, दल ही प्रत्याशी खड़ा करते हैं, दल ही वोट मांगते हैं और दल को ही सरकार चलाने का अवसर मिलता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लोकतंत्र को दलीय शासन क्यों कहते हैं, तो ऑब्वियसली दल को ही सरकार चलाने का अवसर मिलता है, इसलिए लोकतंत्र को दलीय शासन कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको रिपीट करके क्वेश्चन को याद कराते चलूँगी। 1914 के आम चुनाव तक भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी थी। 6 थी, 7 थी, 8 थी, 9 थी। तो क्या था फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा 6। यानी 1914 के आम चुनाव तक भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या जो है वो 6 थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्य दलीय राजनीतिक दल का नहीं है। तो देखिए, पहला है निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना या सामाजिक धार्मिक आंदोलन को भड़काना। तो देखिए, ये ही ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग नहीं पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पूरा राजनीतिक दल का कार्य कौन सा नहीं है, तो कोई भी राजनीतिक दल का जो है कार्य ये नहीं होता कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन को भड़काना नहीं होता, बल्कि उसको शांत करना होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है उस दल का कार्य होता है, तो निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। इनमें राजनीतिक दलों के बीच किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जनता के समझ अपने दल की नीतियों एवं कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जनता को प्रशिक्षित करना, चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा कर जनता के समझ विकल्प प्रस्तुत करना या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली इनमें से सभी हो जाएगा। बोल रहा है कि राजनीतिक दलों के बीच किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो लोकतंत्र को मजबूत, देखिए, जनता के समझ अपने दल की नीति और कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, ये क्या करेगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जनता को प्रशिक्षित करना और चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा कर जनता के समझ विकल्प प्रस्तुत करना, यानी एक से अधिक अगर आदमी खड़ा होगा तो ही इंसान उस विकल्प को चुन पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, राजनीतिक दलों के बीच कैसी प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए घातक है। तो बोलता है कैसी घातक है। पहला, चुनाव में जीतने के लिए जनता से लुभाने
लुभावने वादे करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, जीत के लिए धन बल और हर तरह के हथकंडे अपनाना, या इनमें से सभी। तो देखिए इस तरह की जो सभी बातें हैं या ये क्या होगा, लोकतंत्र के लिए घातक है। ठीक है। राजनीतिक दल किस दोष का शिकार है? तो देखिए पहला है कथनी और करनी का अंतर, भाई भतीजावाद, सिद्धांत विहीनता और अवसरवाद, इनमें से सभी। राजनीतिक दल किस दोष का शिकार है? तो फ्रेंड्स ये सारे दोष जो मिलते हैं आप जानते हैं, कहते नेता कुछ और है और करते कुछ और है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं वो अपने पार्टी में अपने रिलेशन को लेके आते हैं। तो भाई भतीजावाद तो है ही, हम कह ही नहीं सकते कि इसमें नहीं है। और सिद्धांत विहीनता और अवसरवाद, तो फ्रेंड्स ये सारे जो हैं होगा। भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति है? तो बोलिए फ्रेंड्स किस प्रकार की दलीय पद्धति है? एक दलीय पद्धति है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, या एक दलीय है? तो फ्रेंड्स देखिए भारत में जो है ना बहुदलीय पद्धति है। कैसा है? बहुदलीय पद्धति। 2007 में भारत में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी थी? तो 2007 में फ्रेंड्स 42 था। 2007 में भारत में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 42 था। वर्तमान समय में भारतीय दल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए वर्तमान समय में भारतीय दल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो होगा क्षेत्रीय दलों की अधिकता। अभी क्या हुआ, क्षेत्रीय दल बहुत ज़्यादा हो गया है। 2014 को 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्रमशः कितने स्थान मिले? तो फ्रेंड्स कितने स्थान मिले? 282 तथा 44। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो देखिए 1967 में, 1977 में, 1989 में, या 1991 में? क्या होगा फ्रेंड्स? ख हो जाएगा। 1977 में भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखिए हाथ का पंजा, कमल, चक्र और चक्र के अंदर हलधर। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस का आंसर सभी को पता होगा आप लोग को। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किनके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए इसका ग होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन उस टाइम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए ये अभी के लिए अगर देखें तो अभी देखिए कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो विपक्षी दल में है अभी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, ये देखिए फ्रेंड्स उस टाइम जो बुक छपा था उसके अनुसार है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी राम थे। भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका देखिए मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। नेक्स्ट चैप्टर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के क्या परिणाम है? ठीक है। तो देखिए पहला है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? पहला है समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत पर आधारित, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी हो जाएगा। किस गुण के कारण? समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत पर आधारित और मतभेदों में सामंजस्य, इन सभी के कारण जो है शासन प्रणाली में बेहतर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के विषय में सही है? देखिए निर्णय लेने में देर अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में
कम कार्य कुशलता, 1 वोट 1 मोल, इनमें से सभी। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, 2 का घ हो जाएगा। देखिए कौन सा कथन लोकतंत्र के विषय में सही है, तो निर्णय लेने में देर होती है यहाँ अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में कम कार्यकुशल, 1 वोट 1 मोल, इनमें से सभी होगा। फ्रेंड लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है, तो देखिए लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक को चुनते हैं, जनता अपने शासकों पर नियंत्रण रखती है, शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को एक अवैध शासन क्यों माना जाता है, तो देखिए क्यों माना जाता है। पहला है, लोकतंत्र शासन पारदर्शी होता है, लोकतंत्र शासन में गोपनीयता को सर्वोच्च गुण माना जाता है, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार को मान्यता दी जाती है, या क और ग दोनों। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा क और ग दोनों, यानी लोकतंत्र को एक वैध शासन क्यों कहा जाता है। लोकतंत्र को एक वैध शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में शासन जो होता है वो पारदर्शी होता है और लोकतंत्र में सूचना के अधिकार को मान्यता दी जाती है, इसलिए। नेक्स्ट है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, तो देखिए ये किस शासन व्यवस्था में होगी, अधिनायक तंत्र, सैन्य शासन तंत्र, या लोकतंत्र, या अल्पतंत्र। तो यहाँ हो जाएगा लोकतंत्र। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था में होती है। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड्स पहला है समानता के सिद्धांत का पोषण, धर्म, वंश, भाषा, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव का अंत, पुरुषों के समान महिलाओं को समान पूर्ण जीवन जीने की स्वीकृति। तो इनमें से सभी हो जाएगा। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है, वुड्रो विल्सन का, एडम स्मिथ का, महात्मा गांधी का, या एडवर्ड कारपेंटर का। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा एडवर्ड कारपेंटर का। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन एडवर्ड कारपेंटर का है। किनका है, एडवर्ड कारपेंटर का। भारतीय लोकतंत्र की सबलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जाति प्रथा का अंत, भेदभाव का अंत, या निष्पक्ष निर्वाचन। तो इसका होगा निष्पक्ष निर्वाचन। भारतीय लोकतंत्र की सबलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निष्पक्ष निर्वाचन। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, लोकतंत्र की सफलता में देखिए क्या बाधा हो जाएगा फ्रेंड्स, अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, इनमें से सभी। तो आई थिंक ये सभी होता है। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, तो देखिए योजना आयोग पे, निर्वाचन आयोग पे, राष्ट्रपति पे, प्रधानमंत्री पे। तो फ्रेंड इसका जो होगा निर्वाचन आयोग। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, स्थानीय शासन में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित कर, राजनीतिक जागरूकता लाकर, सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर देकर, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है बोला किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत करिए, तो वो स्थानीय शासन में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करके, राजनीतिक जागरूकता लाके और सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर देके क्या कर रही है, मजबूत कर रही है लोकतंत्र को। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या अनावश्यक नहीं है, तो देखिए जाति आधारित संगठनों का विकास ये अनावश्यक नहीं है, सत्ता में भागीदारी का विस्तार, अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति संवेदनशीलता और नागरिक अधिकारों की संरक्षण। तो ये तो तीनों होना ही चाहिए ना फ्रेंड। नेक्स्ट ये चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो ये लोकतंत्र की चुनौतियाँ में देखते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है, तो देखिए पहला है 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या इनमें से सभी। तो लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए 17वीं सदी के इंग्लैंड का जो मजदूर आंदोलन था का योगदान रहा है। लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है,
इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति या क और ख दोनों। तो फ्रेंड्स क और ख दोनों होगा, यानी लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति दोनों का क्या रहा है, योगदान रहा है। ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया? तो ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को जो है वो 1928 में लागू किया गया। कब लागू किया फ्रेंड? 1928 में। ब्रिटेन में प्रारंभ में मताधिकार किन्हें प्रदान किया गया था? तो प्रारंभ में किन्हें प्रदान किया गया था? केवल पुरुषों को, केवल स्त्रियों को, स्त्री और पुरुष दोनों को, या केवल उन्हीं पुरुषों को जिनके पास कम से कम 40 शिलिंग वार्षिक किराए की आमदनी की पूंजी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ब्रिटेन में जो है प्रारंभ में मताधिकार किन्हें प्रदान था? केवल उन्हीं पुरुषों को जिनके पास कम से कम 40 शिलिंग वार्षिक किराए की आमदनी की पूंजी थी। नेक्स्ट, इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में किस वर्ष प्राप्त हुआ था फ्रेंड? 1941, 1951, 1961 या 1928? तो 1928 होगा। इंग्लैंड में 1928 में वर्ष में स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में किसने लिखा कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था? अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है, तो ये किसने कहा फ्रेंड्स? लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड एक्टन, विल्सन या डाइसी? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस 1920 में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था। अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है कि अवधारणा को लोकतंत्र के साथ जाने में किस क्रांति का योगदान था? 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1970 की रूस की क्रांति या इनमें से सभी? तो 7 का फ्रेंड्स गौ हो जाएगा, 1970 की रूस की क्रांति। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है कि अवधारणा को लोकतंत्र के साथ किस क्रांति का योगदान था? तो 1917 की रूसी क्रांति। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? तो देखिए, उत्तरदायित्व, नागरिक अधिकार, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता या वयस्क मताधिकार? तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ग हो जाएगा, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती हैं? तो देखिए, नगरीय एवं पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने की, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की, सभी स्तर पर सत्ता में जन भागीदारी के विस्तार की, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण चुनौती है, पहला लोकतंत्र के मौलिक अधिकार के निर्माण की, लोकतंत्र के विस्तार की, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है लोकतंत्र का जो मौलिक आधार है के निर्माण का, लोकतंत्र के विस्तार की और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती रही? तो फ्रेंड्स इसमें क्या चुनौती रही? जाति प्रथा का जो उन्मूलन है ना, क्या चुनौती नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन ये चुनौती नहीं है। जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, सत्ता पर धनी प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली में सुधार, ये सभी हो जाएगा, लेकिन ये जो है चुनौती नहीं है। लोकतंत्र का प्रमुख दायित्व क्या है? तो देखिए, प्रमुख दायित्व क्या है बोल रहा है? अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए उचित कदम उठाना, विभेदों के आधार पर नागरिकों को सत्ता में भागीदारी से वंचित नहीं होने देना, समरसता की स्थापना, और इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स क्या होगा बताइए? इनमें से सभी।
लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, या इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड यही है कि जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना की जाए, आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय में क्या किया जाए, की स्थापना की जाए, विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ये सभी होगा तभी लोकतंत्र क्या होगा, सफल हो सकता है। लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य का अंग रहा है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जानते ही होंगे ये अपने बिहार का रहा है। लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य का अंग रहा है? तो ये बिहार का अंग रहा है। इनमें कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? पहला देखिए है दक्षिणी अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियायतें वापस लेने का दबाव, सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, श्रीलंका में सरकार और तमिलों के बीच तनाव। बताइए फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा गौ। लोकतंत्र का बोल रहा है चुनौती का उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स, क्या है? नहीं है। तो भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये चुनौती का नहीं है, ठीक है। और ये जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियायतें वापस लेने का जो दबाव है, सऊदी अरब में महिलाओं के सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, और श्रीलंका में सरकार और तमिल के बीच तनाव, ये सभी क्या है, लोकतंत्र का चुनौती कम में आता है फ्रेंड्स। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था, या मतदान का दुरुपयोग। तो एक आवश्यक शर्त क्या है? तो होगा लोकतंत्र में आस्था, ये एक आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखिए लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या होगा फ्रेंड्स? लोकतंत्र में आस्था, अशिक्षा, सामाजिक समानता, या राजनीतिक जागृति। तो अशिक्षा, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में देखिए महिलाओं को बोल रहा है 1848 में, 1871 में, 1971 में, या 1991 में। तो इसका हो जाएगा 1971 में, यानी 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमानता, मीडिया पर नियंत्रण, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, या बूथ छापेमारी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए तो हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि हम सुधारात्मक कानून का निर्माण करें। तो फ्रेंड्स मैंने क्लास 10th के सारे चैप्टर आपको करवा दिए। आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप जाके देख ले, मैंने उसमें स्टार्टिंग के सारे करवा दिए और जो बाकी था वो मैंने इस 3rd पार्ट में करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट योर एग्जामिनेशन के लिए।